ठीक है, जीके का ये लेक्चर नंबर 6 है जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आज 6वां लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चन है कुछ वो सॉल्व करेंगे, देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो फर्स्ट है हु इज़ नोन एज मोहसिन पाकिस्तान। मोहसिन पाकिस्तान किसको कहते हैं? मोहसिन पाकिस्तान किसे कहा जाता है? मोहसिन पाकिस्तान कहते हैं हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, जिनकी अभी डेथ हुई। मोहसिन मीन्स होता है फ्रेंड, द फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान। मतलब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अब इनकी डेथ भी हुई है। तो अब्दुल कदीर ख़ान को मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। मलाला यूसुफ़ज़ई वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द ईयर। मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल प्राइज़ से कब नवाजा गया, किस ईयर में? तो शी इज़ मलाला यूसुफ़ज़ई, जिनको पीस प्राइज़ दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़। इंडिया के एक शख्स के साथ पार्टनरशिप में दिया गया था इनको। ईयर याद है किसी को? ईयर इज़ 2014। 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। और किस बुनियाद पर नोबेल प्राइज़ मिला था? पीस का, पीस के लिए, अमन के लिए उनको नोबेल नाम से नवाजा गया था। यस, यही आई एम मलाला के नाम से बुकिंग की। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो कौन सी पहली पाकिस्तानी है जो कि साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों जगह जा चुके हैं? ये एक फ़ीमेल है जिनका नाम है नमीरा सलीम। नमीरा सलीम इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों जगह के उन्होंने विजिट किया। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सबसे पहली पाकिस्तानी खातून कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया? यू नो? ओके, शी इज़ समीना बेग। तो समीना बेग वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो शी इज़ द समीना बेग एंड शी इज़ क्लाइंबिंग द माउंटेन। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन ऑस्कर अवार्ड। पाकिस्तान में पहला ऑस्कर अवार्ड किसने जीता? ऑस्कर अवार्ड फिल्म मेकिंग अवार्ड है, बेस्ट मूवीज़ को दिया जाता है। तो पाकिस्तान में ये दिया गया शर्मीन उबैद चिनॉय को। उन्होंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी, शर्मीन उबैद चिनॉय, और उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ से, वो ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है फिल्मों के लिए, दिया जाता है मूवीज़ के लिए दिया जाता है। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, आई डोंट नो अबाउट द नेम ऑफ द मूवी, बट इट इज़ ऑन द यूट्यूब एज वेल, जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, नाम होगा कोई, बस आप शर्मीन उबैद चिनॉय मूवी लिख देंगे तो फिर नाम आ जाएगा। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू बी अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस। अभी ड्रामा भी इस पर एक आया है और ARY वर्ल्ड वालों की तरफ से। पहली खातून जो लेफ्टिनेंट जनरल बनी, वरना नॉर्मली पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल कभी कोई खातून नहीं बनी है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ लेफ्टिनेंट जनरल इन पाकिस्तान आर्मी। नेम इज़ निगार जौहर। तो निगार जौहर, तो एक ड्रामा है, एक है निगार के नाम से, सुना है? तो वो इसमें इन्हीं की स्टोरी है, निगार जौहर की। शी वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस। ठीक है, मतलब MBBS के थ्रू उन्होंने आगे ज्वाइन किया था आर्म फोर्सेस को। नेक्स्ट बच्चों क्या करो, ओल्ड नेम और न्यू नेम याद रखिए कुछ कंट्रीज़ के, पुराने नाम और नए नाम, ओल्ड नेम्स एंड न्यू नेम्स। जैसे ईरान का ओल्ड नेम था पर्शिया। पर्शिया इज़ द ओल्ड नेम ऑफ ईरान। गेम खेला प्रिंस ऑफ पर्शिया। इराक का पुराना नाम क्या था? द ओल्ड नेम ऑफ इराक वॉज मेसोपोटामिया। सुना ये? मेसोपोटामिया वॉज द ओल्ड नेम ऑफ इराक। लेनिनग्राड इज एक्चुअली अ सिटी ऑफ रशिया। इट इज़ एक्चुअली अ सिटी ऑफ लेनिनग्राड इज़ इन रशिया। और ये किसके नाम पर था? लेनिन के नाम पर था। लेनिनग्राड का जो शहर था वो लेनिन के नाम पर था। एंड हु वाज लेनिन? यू नो लेनिन? हु वाज लेनिन? लेनिन वाज एक शख्स था, व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन। और जो कौन था? रशियन रेवोल्यूशनिस्ट था। जिसने
जिसने जो है वो रशिया में रेवोल्यूशन लेकर आया है ना, इनकलाबी रूस जो लेकर आना, रेड रेवोल्यूशन जो लेकर आए थे, ही वॉज व्लादिमीर लेनिन। और इनके नाम पे ही एक शहर था रशिया में जिसका नाम था लेनिनग्राड। लेकिन 1989 में चूँकि अच्छा जो उसमें क्या हुआ था कि ये लेकर आए थे, रशिया में लेकर आए थे कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म पता है? कम्युनिज़्म लेकर आए थे। कम्युनिज़्म एक्चुअली इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिकल डॉक्ट्राइन, लाइक कैपिटलिज्म इज़ वन एंड द अदर इज़ कम्युनिज़्म। और इसी कम्युनिज़्म को 1914 से लेकर 1914 में कम्युनिज़्म आया वहाँ पर, और वहाँ से लेकर 1989 तक ये चलता रहा। 1989 के बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, और सोवियत यूनियन जब ख़त्म हुई तो लेनिन से मंसूब हर चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। लेनिन के बड़े बड़े मुजस्मे लगे थे, स्टेचूज़ लगे थे जो गिरा दिए गए सोवियत यूनियन के फॉल के बाद। इसका जो लेनिनग्राड था इसका नाम चेंज करके सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। तो ओल्ड नेम वॉज लेनिनग्राड एंड द न्यू नेम इज सेंट पीटर्सबर्ग। म्यांमार, नॉट सॉरी इट इज़ द रिवर्स लिख दिया मैंने। म्यांमार इज़ एक्चुअली द न्यू नेम, और ओल्ड नेम क्या था म्यांमार का? बर्मा। तो पहले बर्मा कहा जाता था, अब उनको म्यांमार कहा जाता है। श्रीलंका इज़ द न्यू नेम, और श्रीलंका का ओल्ड नेम क्या था? सेलोन। सेलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। इंडोनेशिया इज़ द न्यू नेम, while the old name of Indonesia was Dutch East Indies, because at that time Dutch ruled in Indonesia. डच कौन से लोग हैं, कहाँ के रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है? The one who lives in Holland. The one who lives in Holland is called Dutch. हॉलैंड फुटबॉलर्स डच फुटबॉलर्स कहलाते हैं, ठीक है। डच लीग होती है उसकी, हॉलैंड की, ठीक है। थाईलैंड इज़ द न्यू नेम एंड द ओल्ड नेम ऑफ थाईलैंड वॉज सियाम। सियाम मीन्स वाइट एलिफेंट। तो वहाँ सफ़ेद हाथियों की सरजमीन है, वाइट एलिफेंट होते हैं वहाँ पर, उसको पहले सियाम कहा जाता था, ठीक है। तो ये ओल्ड नेम और न्यू नेम से याद रखें डिफरेंट जगहों के। क्लियर है? लिख लिया। नेक्स्ट, कंट्री विद देयर सेम नेम कैपिटल्स। कुछ चीज़ें हैं वो याद रखें कि कंट्रीज़ विद देयर सेम नेम कैपिटल्स। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जिनके कैपिटल जो है ना वो उन्हीं के कंट्री के नेम जैसे होते हैं, मतलब जो कंट्री का नाम है वही कैपिटल का नाम है, तो उनके कुछ नेम्स हैं वो याद रखने हैं। जैसे अल्जीरिया का अल्जेर्स है, मतलब जो मैं सबको याद नहीं रखो, मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, उसका याद कर लो जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कुवैत का याद रख लें, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। इस तरह से मेक्सिको का याद कर लें, मेक्सिको का कैपिटल है मेक्सिको सिटी। इस तरह जो है वो सिंगापुर का याद कर लें, सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ये तीन एड्रेस याद कर लें कि कुवैत, मेक्सिको और सिंगापुर, ये तीन ऐसे कंट्री जिनका कैपिटल भी इनके मुल्क का नाम ही है। सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर है, मेक्सिको का कैपिटल भी मेक्सिको है, और कुवैत का कैपिटल भी कुवैत है। बाकी सब याद ना रखें, देयर इज़ नो इशू। के यू के अंदर वसीयत पूछते हैं। क्लियर है? तीन। यस व्हाट? दिस थ्री, यस, बिकॉज ये तो मैंने जो बुक है हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट उससे लिया है ना, तो वो तो बहुत वो तो CSS की प्रिपरेशन के लिए बुक है। तो आप तो CSS नहीं देना चाह रहे ना, अभी आप तो KU का टेस्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो वो और डिफरेंट मुश्किल टेस्ट होता है ना, उसमें सारे याद करने पड़ते हैं, ठीक है, वरना तो इतने याद भी नहीं जाएंगे ना, माइंड में नहीं रहते इतने सारे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? USA के सबसे लंबे दरिया का क्या नाम है? विच फ्लोज ऑल अराउंड द USA एक्चुअली ना, जो पूरे USA में बहते हुए आता है, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक बहता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको पे जाकर ख़त्म होता है। यू नो द नेम ऑफ दिस रिवर? विच इज दिस रिवर? द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो वर्ल्ड में कहा जाएगा तो नाइल लिख लेंगे, बट अमेरिका में कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे? द मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अमेरिका। सबसे लंबा दरिया जो है मिसिसिपी है तमाम अमेरिका में, ऑल ओवर अमेरिका, मिसिसिपी रिवर। तो कुछ टाइटल्स ऑफ कंट्रीज़ याद रखें, कंट्रीज़ के टाइटल से मशहूर होते हैं किसी नाम से। जैसे डेनमार्क इज़ द होमलैंड ऑफ वाइकिंग्स। वाइकिंग्स इज़ एक्चुअली अ नेशन, है ना, जो आपने देखा होगा। वाइकिंग की अलग नॉर्स मैथोलॉजी उनकी होती है, उसमें थोर को वो बिलीव करते हैं, थोर वॉज द गॉड ऑफ थंडर, ठीक है।
तो वो वाइकिंग्स कहलाते हैं ना, वो एक शिप में नॉर्मली ट्रैवल करते थे, शिप के आगे एक ड्रैगन बना होता था और एक हेलमेट लगाते थे, हेलमेट में वो सिंग हॉर्न्स बने होते थे, तो वो वाइकिंग्स थे, वॉरियर्स होते थे बड़े वो। तो वाइकिंग्स की जो होमलैंड है वो क्या, डेनमार्क है। डेनमार्क से ही जो है वो वाइकिंग्स आए थे बहुत सारे। उनमें से एक वाइकिंग्स जो, अच्छा वाइकिंग्स पहले अलग अलग कबीलों में ना बटे हुए थे। फिर एक शख्स था एक जिसका नाम था हैरोल्ड ब्लूटूथ। हैरोल्ड ब्लूटूथ ने क्या किया, तमाम वाइकिंग्स को ना मिला दिया था ताकि उनको एक स्ट्रॉन्ग एक कबीला बना लें, ट्राइब बना लें। और उन्हीं के नाम से, हैरोल्ड ब्लूटूथ के नाम से मोबाइल टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ आई है, जिससे क्या करते हैं मोबाइल को कनेक्शन करते हैं, मिलाते हैं आपस में, डाटा शेयरिंग करते हैं। तो हैरोल्ड ब्लूटूथ वॉज अ वाइकिंग किंग एक्चुअली। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स नो दिस थिंग। इजिप्ट कहते हैं मिस्र को। अब मिस्र की जो है वो, उसको हम गिफ्ट ऑफ नाइल कहते हैं, उसका गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि नाइल रिवर पर ये मौजूद है इजिप्ट। जिब्राल्टर देखा है, सुना है जिब्राल्टर का नाम? इसका एक स्टेट है जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर तो वैसे कंट्री है, जिब्राल्टर तो एक कंट्री है, बाकी इसका एक स्टेट है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट कौन सा एरिया कहलाता है? मतलब इस तरह से ये लैंड है, ये लैंड है, और यह थोड़ा सा एरिया जो है ना वो पानी का है। ये थोड़ा सा एरिया जो है पानी का है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट। जैसे बेरिंग स्ट्रेट है जो अलास्का को साइबेरिया से जोड़ता है, रशिया से, दैट इज़ बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट तो आपने सुनी होगा, बेरिंग स्ट्रेट नक्शे में देखोगे ना तो बिल्कुल अलास्का या रशिया से जुड़ा हुआ, थोड़ा सा बट डिफरेंस है। तो दैट पोर्शन इज़ बेरिंग स्ट्रेट। नहीं, जिब्राल्टर नॉट इन रशिया। जिब्राल्टर इज़ एक्चुअली कंट्री एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द, यहाँ पर इस तरफ जो है वो, इस तरफ अल्जेरिया है, या अफ्रीका, इन अफ्रीका, और ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, और यहाँ पर हमारे पास है पोर्टुगाल, ये स्पेन कह लो, आइबेरियन पेनिनसुला है पूरा ये, और यहाँ पर इसमें ये कंट्री जिब्राल्टर। तो ये वाला पोर्शन है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो जिब्राल्टर से क्या है कि आराम से अल्जेरिया से आप जिब्राल्टर आप ऐसे जा सकते हैं इसलिए। मतलब अगर आपको अफ्रीका से यूरोप जाना है ना तो ये बस आधे घंटे का भी फासला नहीं है। इसको जिब्राल्टर कहते हैं। यहीं पर एक पहाड़, इसी को कहा जाता है उर्दू में जबलुत तारिक कहते हैं, चूँकि एक मुस्लिम कंकरर थे तारिक बिन ज़याद हु कंकर्ड स्पेन। तो उन्होंने स्पेन पे कंकरर के लिए इन्वेड यहीं पर किया था, तो इसीलिए उनके नाम पर जिब्राल्टर कहते हैं उनको ना, इंग्लिश में लैटिनाइज्ड फॉर्मेट में उनको जिब्राल्टर कहा जाता है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जबलुत तारिक अरबी में कहते हैं, तारिक का पहाड़, ठीक है। तारिक बिन ज़याद वाज अ मुस्लिम कंकरर हु कंकर्ड स्पेन, ठीक है। तो जिब्राल्टर को की टू मेडिटेरेनियन कहते हैं, बिकॉज यहीं से आप निकलोगे तो मेडिटेरेनियन सी में आप दाखिल हो जाएंगे। जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की सरजमीन जापान को। और जापान को लोग बताया था जापान को क्या कहते हैं, निप्पॉन। तो जापान के अंदर जापान को निप्पॉन कहा जाता है, और बाहर वाले दुनिया के जापान को क्या कहते हैं, वो जापान कहते हैं, और अंदर वाले इसको निप्पॉन कहते हैं। कुछ कंट्री के साथ ऐसा है, जैसे स्पेन को हम स्पेन कहते हैं, वो स्पेन नहीं कहते, वो है ना, वो कहते हैं हिस्पानिया, वो स्पेन नहीं कहते, हिस्पानिया कहते हैं। इस तरह उनकी ज़बान स्पेनिश है, वो स्पेनिश नहीं कहते, वो एस्पानोल बोलते हैं, एस्पानोल हम लोग बोलते हैं स्पेनिश। तो लोगों के अपने ज़बान में कंट्री का नाम कुछ और होता है। अब जैसे ताइवान है, ताइवान को हम लोग तो ताइवान कहते हैं, बट ताइवान वाले रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना, हम लोग कहते हैं ताइवान। तो ये है। नेपाल का ओल्ड नेम है लैंड ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की सरजमीन, क्योंकि देयर आर सो मैनी माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन रेंज वहीं से पास होती है। नॉर्वे इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात के सूरज की सरजमीन। यस, बहुत कम दूध निकलता है इसमें। ऐसा होता है कि अच्छा मिडनाइट सन मतलब सूरज निकलता है तो ऐसा लग रहा होता है रात हुई होती है। सूरज निकलता है, इतनी कम रोशनी होती है ना कि लगता है रात हुई है, उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। तो एक उसमें 6 महीने सूरज निकलता है और 6 महीने डूबा रहता है। 6 महीने सूरज निकल गया ना तो 6 महीने तक सूरज चमकता ही रहेगा। यस, और 6 महीने रात तो 6 महीने पूरा रात। सुना होगा आपने ऐसे नॉर्वे के बारे में। ये पोलर रीजन्स है ना ज़्यादातर, वहाँ पर ये देखा जाता है, नॉर्थ पोल के करीब के कंट्रीज होता है। रमज़ानों में भी यस बिल्कुल। तो वो सऊदी अरब को फॉलो करके फिर वो रोज़े रखते हैं, क्योंकि वो अगर ऐसा तो 6 महीने रोज़ा रखना पड़ जाएगा उनको।
सूरज तो डूब ही नहीं रहा वो हॉरिजॉन पर रुका हुआ होता है एक जगह पर, मिडनाइट सन कहा जाता है उसको, ठीक है, सुना होगा कभी आपने इसके बारे में। क्योंकि पाकिस्तान में हमने ऐसा नहीं देखा, बट वो नॉर्वे वगैरह में ऐसा दिखता है। बहुत ठंडा कंट्री। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ऑस्लो, ऑस्लो, यस। थाईलैंड, थाईलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? भूल गए? बैंकॉक। नेपाल का बताओ? खटमंडू, खटमंडू। जापान का? टोक्यो। जिब्राल्टर छोड़ो। इजिप्ट का? कायरो, यस, कायरा। डेनमार्क? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। पाकिस्तान को लैंड ऑफ प्योर पीपल कहा जाता है, खालिस लोगों की सरजमीन। ऐसा है? नहीं ऐसा? हाँ, देखना भी नहीं लगता है ताकि लैंड ऑफ प्योर पीपल नहीं है। सो यू नो दैट द अरब्स आर मोर प्योर, द एमिराती आर मोर प्योर देन पाकिस्तानी। अच्छा, ऑल राइट, इट इज़ योर परसेप्शन एक्चुअली, बिकॉज तुम्हारे अंदर पैट्रियोटिज्म है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर कंट्री? पाकिस्तान इज योर कंट्री और यूएई इज योर कंट्री, मदरलैंड? पाकिस्तान इज योर मदरलैंड। अच्छा, थोड़ा पाकिस्तान को तो मैं अपना कंट्री समझते हो क्या? अच्छा, टाइटल्स ऑफ क्रिकेटर्स। अब क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट देखते हो? यू नो क्रिकेट देखते हो? ठीक है, अब क्रिकेटर्स के टाइटल याद रखें, वो भी हमसे कुछ पूछा जा सकता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को कहते हैं। मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर को कहा जाता है। एबी डिविलियर किस कंट्री का है? अब तो रिटायर हो गए, सऊदी अरबिया के थे, सऊदी अरबिया नहीं, सॉरी, साउथ अफ्रीका के थे एबी डिविलियर। तो वो मिस्टर 360 डिग्री कहते थे ना, मतलब हर तरफ वो शॉट खेल सकते थे। मिस्टर क्रिकेट किसे कहा जाता था? रिटायर हो गए, माइक हसी, सुना है माइक हसी का नाम? माइक हसी ऑस्ट्रेलिया के थे, मिस्टर क्रिकेट कहते हैं इनको। इनके एक भाई थे डेविड हसी, वो भी खेला करते थे। द वॉल आपने नहीं देखा होगा, राहुल द्रविड़ इंडिया के थे, इसको द वॉल कहते हैं, क्योंकि एक बार जब दीवार की तरह ना जम के खड़े हो जाते थे, लंबी लंबी पार्टनरशिप करते थे। राहुल द्रविड़ की पार्टनरशिप सौरव गंगुली के साथ और तेंदुलकर के साथ बहुत मशहूर है। मतलब उनको गिराना बड़ा मुश्किल होता था, बैटिंग में सेकंड नंबर पे आते थे। और पुराने हैं, राहुल द्रविड़ तो एक्स प्लेयर है, मतलब अभी नहीं है इस वक्त इंडियन टीम में, पहले थे। गंगुली और तेंदुलकर के दौर के, तेंदुलकर के दौर के। तेंदुलकर तो पुराना लिटिल मास्टर कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है, बहुत ग्रेटेस्ट यू नो द प्लेयर ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। मतलब अब तक फिलहाल कोई विराट कोहली वगैरह कोई भी नहीं इसके टक्कर में आ सके इनके। माही किसे कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी को माही कहा जाता था, उनका लक वो था, निक नेम था। मिस्टर T20 कहा जाता है किसको? क्रिस गेल को। मिस्टर T20 में बड़े छक्के मारे उन्होंने, तो उसको मिस्टर T20। गुलडोज़र, उमर गुल को गुलडोज़र कहते थे, सुना रहे? गुलडोज़र कहते थे उसको, गुलडोज़र उमर गुल को वैसे कहा जाता है। अब तो वे शायद अपनी खेलते हैं, रिटायर हो गए। वो भी बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ को प्रोफेसर कहते हैं। मास्टर ब्लास्टर, वो अब तो नहीं खेलते, पहले सनत जयसूर्या वॉज फ्रॉम श्रीलंका, अब तो शायद कमेंट्री वगैरह करते हैं। तो जयसूर्या को मास्टर ब्लास्टर कहा था 1996 के वर्ल्ड कप, क्योंकि श्रीलंका ने 1996 का वर्ल्ड कप जीता था, तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उनकी। उसमें कहा जाता था कि अपने बल्ले के अंदर ये स्टील लगा कर आते हैं, बल्ले में इनके लोहा लगा होता है, तो क्योंकि जब भी शॉट मारते थे छक्के चौके होते थे इनके, इसलिए मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। द प्रेसिडेंट कहा जाता है किसको? मोहम्मद नबी को। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी, कल तो देखा होगा मैच आपने, तो बड़ी मेहनत तो की बट जीत नहीं पाए। तो मोहम्मद नबी प्रेसिडेंट है। बूम बूम लाला अफरीदी, मुंह में भी कहते हैं, लाला भी कह सकते हैं, ये अफरीदी है। और एक है सर रिजवान, सर और के लॉर्ड आसिफ, इन्होंने कल मैच जीता है। आसिफ अली को लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड आसिफ अली, ठीक है। हाँ अच्छा, तो आगे सारे क्रिकेटर्स पता ही होगा ये तुम्हें ज़्यादातर के, तो नहीं पता उसको याद कर लो कौन से। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये टाइटल किस प्लेयर का है, तो वो टाइटल आपको बताना पड़ेगा प्लेयर का नाम, क्योंकि जीके में तो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। टाइटल्स ऑफ सिटीज़, कुछ 3 शहर उनके टाइटल्स याद करना है। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल का शहर, दैट इज़ अमृतसर। गोल्डन टेम्पल जो है ना, वो सिखों के लिए एक बड़े एक मुकद्दस मकाम है गोल्डन टेम्पल, तो सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा जाता है अमृतसर को। तो क्या है ना, उनके कुछ शहर बड़े मशहूर हैं, एक अमृतसर है,
जहाँ गोल्डन टेम्पल है, एक है ननकाना साहिब। ननकाना साहिब जहाँ पर मतलब वहाँ पर भी वो यात्रा के लिए जाते हैं ननकाना साहिब में, ठीक है। और एक है ये जो भी वो बनाया गया था कॉरिडोर, कौन सा कॉरिडोर था जो सिखों के लिए बनाया गया, बताया था ना, जहाँ वो बाबा गुरु नानक पैदा हुए थे, करतारपुर कॉरिडोर। तो करतारपुर, ननकाना साहिब, अमृतसर, ये 3 जो है वो बड़े फेमस जो हैं वो कह लो कि सिटीज़ हैं सिखों के लिहाज। अमृतसर इज़ इन इंडिया, इन पंजाब इन इंडिया। सिटी ऑफ मॉस्क किसे कहा जाता है? ढाका। ढाका इज़ इन विच कंट्री? बांग्लादेश। तो ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क, सबसे ज़्यादा मसाजिद दुनिया में ढाका में। एंड फॉरबिडन सिटी मतलब जिसमें जाना ममनू है, या फॉरबिडन सिटी, तो फॉरबिडन सिटी कहा जाता है लहासा को। लहासा इन तिब्बत। तिब्बत इज़ एक्चुअली एन ऑटोनोमस रीजन इनसाइड चाइना। तो चाइना के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन है, मतलब जहाँ पर एक तरह से वो है कि तिब्बत वाले कहते हैं वो हमारा अपना है, चाइना वाले उसको क्लेम करते हैं। तो तिब्बत का जो कैपिटल है वो है लहासा। तो वहाँ ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट रहते हैं, उनके मोनास्ट्री है वहाँ पर, बड़ी बड़ी शाओलिन टेम्पल्स वगैरह वहाँ पर है, ठीक है, लहासा में जाते हैं लोग। मतलब फॉरबिडन है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीक्रेट है, बहुत सारे राज हैं बुद्धिस्ट लोगों के, तो फॉरबिडन सिटी कहलाता है। नेक्स्ट है मिलिट्री अवार्ड ऑफ डिफरेंट नेशंस, मुख्तलिफ कौमों के मिलिट्री अवार्ड्स। अच्छा, सबके याद नहीं करने, कुछ के याद कर लो बच्चे। देखो जैसे बांग्लादेश का वीर श्रेष्ठो, वीर श्रेष्ठो बांग्लादेश का मिलिट्री अवार्ड है। वो मतियूर रहमान बताया था ना कि मतियूर रहमान को दिया गया था ये, जो कि 1971 में हलाक हुए थे या कह लो शहीद हुए थे, तो राशिद मिन्हाज के साथ। तो वीर श्रेष्ठो ये बांग्लादेश का है। और इसके अलावा इंडिया का याद कर लें, परमवीर चक्र इंडिया वाले देते हैं। पाकिस्तान का याद कर लें, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है? निशान हैदर। और यूके का याद कर लें, द विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस होता है इस तरह से, जो क्रॉस टाइप का होता है, ये मिलता है, देखो आपने यूँ करके होता है इस तरह क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस कहता है उसको। तो ये दिया जाता है किसको? भाई यूके में, तो अगर बड़ा कोई मतलब बहादुरी का काम कर जाए। और अमेरिका का भी याद कर लो, द मेडल ऑफ ऑनर, गेम भी इसके नाम से, द मेडल ऑफ ऑनर। ये दिया जाता है किसको भाई? जो बहुत ज़्यादा मतलब जंग के अंदर बहादुरी का काम करते हैं। तो बांग्लादेश का वीर श्रेष्ठ, इंडिया का परमवीर चक्र, पाकिस्तान के निशान हैदर, यूके का द विक्टोरिया क्रॉस, और यूएसए का हाईएस्ट क्या है सिविल अवार्ड, सॉरी मिलिट्री अवार्ड, द मेडल ऑफ ऑनर। बाकी कंट्री का याद ना रखें। बाकी कुछ कंट्री का ना सेम एक जैसा ही है। जैसे अब कुछ कंट्री कॉमनवेल्थ नेशंस हैं जिसमें क्वीन एलिजबेथ एज अ क्वीन है। ऑस्ट्रेलिया में क्वीन एलिजबेथ को क्वीन समझा जाता है, कनाडा में उनको एज अ क्वीन हम समझते हैं, और न्यूजीलैंड की क्वीन भी क्वीन एलिजबेथ ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो है ना वो, अब देखो इनके सब में विक्टोरिया क्रॉस मिलता है, बट नाम क्या था? विक्टोरिया क्रॉस फॉर ऑस्ट्रेलिया, द विक्टोरिया क्रॉस फॉर कनाडा, द विक्टोरिया क्रॉस फॉर न्यूजीलैंड। तो ये भी आसानी है, तो कि सेम मिलेगा, चूँकि इंग्लैंड के ही ये सारे समझ लें कि कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, जिसमें क्वीन एलिजबेथ को ही क्वीन समझा जाता है। क्वीन एलिजबेथ सिर्फ इंग्लैंड की क्वीन नहीं है, बल्कि और भी कंट्रीज़ की क्वीन है। इसीलिए आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे में यूनियन जैक मिल सकता है। इनका फ्लैग जब आप देखते हो यूनियन जैक मिलता है आपको। व्हाट इज़ यूनियन जैक? दिस सॉर्ट ऑफ अ फ्लैग, छोटा सा बराबर दिखता है। ये इसी चीज़ को शो करता है कि यहाँ पे भी ब्रिटिश एम्पायर की जो मलका है वो इधर के भी मलका है। यस यस, टॉप लेफ्ट पे यू कैन सी इट। तो बड़े बेसिक बातें ही आपको पता नहीं चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नॉट फ्लैग सेम, स्टार्स का फ़र्क है। न्यूजीलैंड में देर आर 4 स्टार्स, इन ऑस्ट्रेलिया देर आर 7 स्टार्स, बिकॉज द 7 स्टार्स आर शोइंग द 7 स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेयर द 4 स्टार्स ऑफ न्यूजीलैंड आर शोइंग द, दे आर नॉट शोइंग द 4 स्टेट्स, दे आर शोइंग द साउदर्न क्रॉस। जो 4 स्टार होते हैं ना, साउदर्न क्रॉस इज़ लाइक अ सॉर्ट ऑफ एन एस्टेरिज्म इन द स्काई। तो स्काई में 4 तारे इस तरह से होते हैं ना, तो वो न्यूजीलैंड से दिख रहा होता है, वो साउदर्न हेमिस्फीयर से, तो वो 4 तारे उसको दिखा रहे थे न्यूजीलैंड के झंडे में, ठीक है। जबकि जो उसमें स्टार्स होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के झंडे में, उसके स्टेट्स को शो कर रहे हैं। इस तरह से जो अमेरिका के झंडे में स्टार है वो भी उसके 52 स्टेट्स को शो करता है, और जो 16 पट्टियाँ हैं उसकी 16 ओरिजिनल स्टेट्स को शो करते हैं, 16 स्ट्राइप्स। और पाकिस्तान के झंडे में जो स्टार है वो क्या शो करता है? 5 पॉइंटेड स्टार इन द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इट शोज?
पाकिस्तान इस्लाम के 5 रुकन को शो करता है, 5 रुकन इस्लाम के, तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, इसको शो करता है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कौन सी आबादी के लिहाज से? द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो दिस इज चाइना। चाइना पॉपुलेशन के लिहाज से, लेकिन वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, वहाँ एक ही पार्टी होती है, जमहूरियत नहीं है चाइना में। सो द आंसर इज इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है, और दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस यहीं पे होते हैं, इंडिया में होते हैं, ठीक है। और चूँकि सेकंड नंबर पे आबादी के लिहाज से इंडिया ही आता है दुनिया में कंट्रीज़ में, तो फर्स्ट चाइना तो होगा नहीं, चूँकि वो डेमोक्रेसी नहीं है, तो डेमोक्रेसी लार्जेस्ट इंडिया हो गया। तुम्हारी बात, चाइना में कम्युनिज्म। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज कौन सा है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, इट इज़ इन साउथ अमेरिका। These is the range. It is emerging from the Peru. Overall, it goes to Chile. It is not Brazil. Brazil is this side. This is Brazil, but this is the western part of South America. So this is actually the Peru and Chile. These countries are here. So these are the Andes mountain ranges, in which you can also find El Dorado, the city of gold. Have you ever listened about El Dorado? About a city of gold, a city which is made up of purely gold, that is El Dorado. तो सब कुछ लेके आता है वो एंडीज़ के अंदर ही है, एंडीज़ के इलाके में ही है, बट एंडीज़ इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। बट इसमें बड़े बड़े पहाड़ नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ हिमालयाज़ के अंदर है। विच इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा गोल्ड पैदा करती है? विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री? जस्ट टेल मी। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे ज़्यादा सोना जहाँ पैदा निकलता है। विच इज़ द हाइट ऑफ बुर्ज अल खलीफा? बुर्ज अल खलीफा, यस, 830, 828 और 830 यू कैन से, हो सकते हैं शायद वही हो। तो दैट इज़ द बुर्ज खलीफा, द आइकॉन ऑफ दुबई। हैव यू सीन इट सो मेनी टाइम्स, एंड हैव यू एवर एंटर्ड इनसाइड इट? But I think it is so much expensive to go inside. The ticket is so much expensive. That's why most of the people just take a selfie here, ना? वो जो सेल्फी लेते हैं यहाँ खड़े होके बस चले जाते अंदर नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। It is so much tall. अंदर ना वो बहुत हाईली कॉस्टली है, ठीक है। तो टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग है बच्चों, उसका याद रखना है, उसके मीटर्स भी याद करने हैं। टॉप 10 तो नहीं, एटलीस्ट कुछ को याद कर लेना है कि जैसे बुर्ज अल खलीफा है 828 मीटर्स इसकी हाइट है। ताइपे 101 इन ताइवान, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इन ताइवान, इट इज़ 508 मीटर। ये बहुत नीचे है, मतलब बुर्ज अल खलीफा से देखा जाए तो 6, 7, 8, 300 मीटर्स डाउन है ये। तो बुर्ज अल खलीफा को तो बहुत मेहनत लगी, बहुत वक्त लगा उसको बनाने में। तुम अपने बचपन से देख रहे हो कि बन गया है, तो बन ही रहा था वो। पेट्रोनास टावर्स इन विच कंट्री? मलेशिया, इन कोलालमपुर। तो पेट्रोनास टावर थर्ड पर है। अच्छा, पेट्रोनास टावर 2 है, 1 है 2 है, 1 थोड़ा सा ऊपर है 2 से ना। 1 जो है वो, चूँकि 1 में जो है ना, 1 में वो एक रेडियो स्टेशन के लिए एंटीना लगाया गया, तो उससे वो थोड़ा सा ऊंचा हो गया। तो 1, उसके बाद 2, देन सीयर्स टावर इन शिकागो, देन जिनमाओ बिल्डिंग इन शंघाई चाइना, एंड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो किसी ज़माने में ये स्काई स्क्रेपर था, इसी वजह से न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स कहा करते थे। तो ये एम्पायर अब तो बहुत छोटा, 381 और कहाँ 828 मीटर्स। अभी और भी मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि 1 माइल आवर, 1 माइल वो ना, 1 माइल टावर, दैट इज़ 1000 मीटर्स लॉन्ग, दैट विल बी। तो बन रहा है, बट अभी काम रुके हुए देखा जाए तो रियल एस्टेट के अंदर तो अच्छा खासा काम नहीं हो रहा अभी दुनिया में। तो बुर्ज अल खलीफा अभी तक फाइनली इट इज़ द लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग है। बाकी भी याद रखना जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स उनके, ठीक है। विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन द अर्थ? सबसे सूखी जगह क्या है जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती दुनिया में? यू नो द प्लेस, द ड्राइएस्ट प्लेस? नॉट सहारा, इट इज़ द एटेकामा डेजर्ट। एटेकामा डेजर्ट इन विच किस कंट्री इट इज़? इट इज़ इन चिली। एटेकामा डेजर्ट इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस। 100 सालों से बारिश नहीं हुई वहाँ पर एक कतरा भी।
It is so much dry, and it also contains the desert of white sand. सफ़ेद रेत की जो है वो उसमें कह लो कि वो है रेगिस्तान है, एटिकामा डेजर्ट। अच्छा, एटिकामा डेजर्ट। अच्छा, वेटेस्ट अगर आपसे कहा जाए वेटेस्ट प्लेस वो क्या है? जहाँ रोज़ाना बारिश होती है। विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? पता है किसी को? वेटेस्ट प्लेस इज वेयर इट रेन्स डेली। इट इज इन चिरापूंजी इंडिया। एक इंडिया में एक शहर है चिरापूंजी, तो वो एक ऐसा शहर है जहाँ रोज़ाना बारिश होती है, चिरापूंजी में। जहाँ ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा, आप गूगल पे जाकर लिखना गूगल वेदर में चिरापूंजी वेदर, बारिश ही दिखा रहा होगा आपको। साल के 365 दिन आप लिख दो, बारिश दिखाएगा वो। तो वो एक ऐसी कंट्री है ना, वहाँ के लोग कपड़े सिलवाते हैं ना, तो उसके साथ छतरी भी सिलवाते हैं, तो क्योंकि वो बारिश हर वक्त ही होनी है वहाँ पर। तो वेटेस्ट सिटी है दुनिया में, वेटेस्ट प्लेस है, हर दिन रोज़ाना बारिश होती है। वैसे एमिरेट्स में तो कम होती है बारिशें, बहुत कम है, तो वो डेजर्ट एरिया है, दैट्स वाई गर्मी बहुत है। वादी होती है, लोग अपने आप को सर्वाइव हैबिटेट बना लेते हैं ना वैसा। मतलब वहाँ के रोड्स इस तरह के हैं, वहाँ के लोगों की सिस्टम ऐसा बनाया होता है कि बारिश से फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। अब हमारे कभी कभी होती है तो हमें फ़र्क पड़ता है बारिशों से, लेकिन उनके यहाँ रोज़ाना ही होती है तो फिर कोई मसला नहीं है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे शहर हैं डेली बारिश होती है, मसला कोई नहीं होता, बारिश हुई 5 मिनट में पानी ख़त्म, ठीक है। तो ड्राइस्ट प्लेस इन द अर्थ है एटिकामा डेजर्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा महल कहाँ पर है? ये वो महल है, कहाँ पर है ये महल? लार्जेस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड, नोबडी नोस। ब्रुनाई दारुसलाम। ब्रुनाई इज एक्चुअली अ कंट्री। कैपिटल क्या है इसका? ब्रुनाई का क्या है कैपिटल? जैसे कैपिटल है बंदर सेरी बेगावान। बंदर सेरी बेगावान इज़ द कैपिटल ऑफ ब्रुनाई दारुसलाम। इट इज़ मुस्लिम कंट्री, और ये इसमें ये एक मोनार्की है, इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की है। इसमें बादशाह को मत करते हैं, और बादशाह का नाम क्या है इसके? सुल्तान हसन अल बोल्किया। सुल्तान सुना है नाम? सुल्तान हसन अल बोल्किया। ही इज़ वेरी मच रिच, and the state of Brunei is also very much rich. It has the world's largest palace, in the palace of Sultan Hassan al Bolkiah in Brunei Darussalam, in the capital city of Bandar Seri Begawan। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट पैलेस है, दुनिया का सबसे बड़ा महल जिसको हम कह सकते हैं, ब्रुनाई में दारुसलाम। तो ये सब याद रखें, सुल्तान हसन अल बोल्किया, इसको हम ये भी कह सकते हैं इस शख्स को कि ही इज़ द रिचेस्ट एम्पायर। सऊदी अरब के बादशाह और क्या यूएई के खलीफा, इन सब से बहुत पैसे इनके पास हैं, और बहुत जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्रुनाई की। जीडीपी, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज़ वेरी मच हायर इन द वर्ल्ड, मतलब मच बेटर दैन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, बिकॉज पोवर्टी लाइन से नीचे बहुत कम ही लोग इसमें रहते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, बट यू कैन सी जीडीपी इसकी हाई है। आई डोंट नो रिमेंबर द परसेंटेज है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नो हाउ टू कैलकुलेट इट? Yes, how to calculate GDP? चलो सही है। Which is the largest library in the world? दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? No way, you know where is the largest library of the world? दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? अमेरिका में। क्या नाम है पता है? It is the Congress Library in America. Congress Library is the largest library in this world. ठीक है, कैलिफोर्निया, दिस इज यूएसए। विच इज़ द ओल्डेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पुराना शहर कौन सा है? ओल्डेस्ट टाउन, ओल्डेस्ट वॉल्ड सिटी, जहाँ पर पहली बार सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई और वॉल्ड सिटी इंसानों ने पहली बार बनाया, जॉर्डन के अंदर है, इन द कंट्री ऑफ जॉर्डन। इंसान ने पहला जो शहर बसाया था ना, उस शहर का नाम बताइए, जो पहली वॉल्ड सिटी थी, जब इंसान ने सोसाइटी बना कर रहना शुरू किया। जेरिको। तो जेरिको इज़ द ओल्डेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड। सबसे पहला शहर दुनिया का यही था जो कि आबाद हुआ, उसके बाद दुनिया के सारे शहर आबाद हुए। जेरिको जॉर्डन में ही है, ठीक है। जे फॉर जेरिको, जे फॉर जॉर्डन, जस्ट रिमेंबर इट। विच इज़ द टॉलेस्ट एनिमल? तो बनाई दिए, दिस विल बी जिराफ। जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड।
एंड विच इज़ द टॉलेस्ट बर्ड? इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? यस, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज़ द टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, बट इट कैन नॉट फ्लाई, ठीक है। और न्यूजीलैंड में भी एक है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी फ्लाई नहीं करता बर्ड, न्यूजीलैंड में सिर्फ रहता है, लेकिन वो न्यूजीलैंड की टीम को भी वही बोलते हैं, कीवी, द कीवीज। तो कीवी एक है, बर्ड है वो भी, ठीक है। द अर्लीस्ट मुस्लिम डायनेस्टी, कुछ मुस्लिम डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कशन यहाँ पर है। मतलब मुस्लिम डायनेस्टी से मुराद के मुसलमानों के कुछ यस यस फ्लैमिंगो, यस इट इज़ अ बर्ड, यस फ्लाइंग भी करता है फ्लैमिंगो। तो द उमय्यद डायनेस्टी, सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी ना मुसलमानों की, सबसे पहले मुसलमानों की उमय्यद डायनेस्टी थे, बनो उमय्या जिसको कहा जाता, ठीक है। तो हज़रत मुआविया, हज़रत अमीर मुआविया जो थे उनके फर्स्ट कैलिफ थे, और जो लास्ट कैलिफ आए थे इसके, मतलब सबसे पहले जो हमारे पास है बनो उमय्या है, उमय्यद डायनेस्टी। तो उमय्यद डायनेस्टी जो थी वो सबसे पहले थे, जिसको बनो उमय्या कहा जाता है। और उसमें जो फर्स्ट एम्पायर थे वो मुआविया थे, मुआविया, जबकि लास्ट एम्पायर जिसके थे वो मरवान थे, मरवान द सेकंड। उमय्यद के बाद फिर कौन सी डायनेस्टी आई हमारे पास? अब्बासी, अब्बासी डायनेस्टी। अब्बासी डायनेस्टी के फर्स्ट एम्पायर कौन थे? अल सुफ़ा वॉज द फर्स्ट वन, एंड लास्ट कौन थे? अल मोतसिम बिल्ला, अल मोतसिम जो थे वो उसके लास्ट थे। अब्बासी डायनेस्टी के बाद फिर हमारे पास जो डायनेस्टी आई थी उसको हम लोग कहते हैं ओटोमान्स, ओटोमान एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया। ओटोमान एम्पायर में जो पहले थे वो कौन थे? उस्मान, उस्मान गाजी, ओस्मान। और जो लास्ट थे वो थे सुल्तान अब्दुल मजीद, सुल्तान अब्दुल मजीद। उसके बाद ये खिलाफत ख़त्म हो गई थी। तो ये तो बड़ी खिलाफतें आई थी, उनमें से बीच में एक और आई थी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम डायनेस्टी आई थी। तो पहले जो थी वो स्लेव डायनेस्टी थी। स्लेव का मतलब होता है ग़ुलाम, तो इसको हम लोग कहते थे ख़ानदान ग़ुलामा, ख़ानदान ग़ुलामा। अच्छा, इसको ये ख़ानदान ग़ुलामा से पहले गौरी एक बादशाह थे, उन्होंने हुकूमत की थी, शहाबुद्दीन गौरी। तो उन्होंने इंडिया के एक बादशाह थे पृथ्वीराज चौहान, उनको शिकस्त दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर शहाबुद्दीन गौरी ने इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया था, दिल्ली सल्तनत पे। तो ये दिल्ली सल्तनत थी, तो ये सारे के सारे दिल्ली में इनकी जो है वो सल्तनतें चली। तो पहले तो उन्होंने अपने ग़ुलाम को दे दिया, उन्होंने अपने ग़ुलाम को दे दिया। उनके ग़ुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने मरने के बाद अपने ग़ुलाम को दे दिया, जिसका नाम था शमसुद्दीन अल्तमश। और शमसुद्दीन अल्तमश ने बाद में अपनी बेटी को दे दिया इक़्तिदार, जिसका नाम था रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना वॉज द ओनली वेमेन एम्पायर इन द वर्ल्ड, मतलब इन द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो खातून आई ना, रज़िया सुल्ताना थी वो, तो उन्होंने हमेशा से जिन्होंने ख़ानदान ग़ुलामा की वो थी। और फाइनली इस तरह से क्या स्लेव डायनेस्टी ख़त्म होती है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन आते हैं, फाइनली वो इतने अच्छी तरह नहीं चला पाते, तो फिर खिलजी डायनेस्टी आ जाती है, खिलजी डायनेस्टी। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी कैसी आती है? गयासुद्दीन बलबन को मंगोल्स जो है ना वो हरा देते हैं, और मंगोल उसको हराने के बाद मंगोल्स क्या करते हैं, सल्तनत जो है ना वो खिलजियों के हाथ में देकर चले जाते हैं, ठीक है। खिलजियों के हाथ में दे जाते हैं, खिलजी अलग डायनेस्टी है। तो उसमें एक शख्स होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो वो क्या करता है कि अपने बादशाह का कत्ल करके ख़ुद अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बन जाता है, जिसकी मूवी है पद्मावत के नाम से, पद्मावत के नाम से मूवी है खिलजी की, रणवीर सिंह उसमें खिलजी बने। तो वो उसमें यही दिखाया गया किस तरह से उसने वो अपने ही उसको मार देता है बादशाह को। अलाउद्दीन खिलजी इस तरह खिलजी डायनेस्टी के बादशाह बन जाते हैं, और बहुत दिलेर बादशाह होते हैं, मंगोल इन्वेजन को भी रोकते हैं ये। और फाइनली उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आ जाती है, जिसकी हुकूमत हो जाती है। तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक है वो आते हैं। तुगलक डायनेस्टी के बाद फिर क्या होता है कि फिर सैयद डायनेस्टी आती है, सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी के बाद फिर आता है लोधी डायनेस्टी, लोधी सल्तनत। लोधी सल्तनत में क्या होता है कि इसमें लोधी सल्तनत में आखिरी जो उसके बादशाह होते हैं उनका नाम होता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की जो है ना लड़ाई करते हैं, जंग लड़ते हैं, बैतल ऑफ पानीपत जिसको हम कहते हैं, पानीपत की लड़ाई। उस पानीपत की लड़ाई में क्या होता है कि वो उनका मुकाबला होता है अफ़गानिस्तान से आए हुए एक एम्परर बाबर से, ज़हरुद्दीन बाबर। तो बाबर क्या करते हैं, इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत की लड़ाई में। और मुग़ल डायनेस्टी इस तरह से हिंदुस्तान में शुरू हो जाती है, जिसके पहले बादशाह होते हैं बाबर, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है कि बाबर आते हैं, बाबर के बाद, बाबर के मरने के बाद बाबर के बेटे बादशाह बनते हैं जिनका नाम होता है हुमायूं। हुमायूं के दौर में एक और शख्स आ जाता है जो कि अफ़गानिस्तान से ही आता है, वो हुमायूं से लड़ बैठता है और हुमायूं को हरा देता है। उसका नाम होता है शेर शाह, शेर शाह, जिनका नाम है शेर शाह का इलाका भी है कराची में, शेर शाह सूरी कहते हैं उसको पूरा नाम, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी क्या करता है, वो हरा देता है हुमायूं और उसकी सल्तनत चल जाती है। शेर शाह सूरी फिर रुपया को स्टार्ट करते हैं, जो करेंसी है ना पाकिस्तान का रुपया, वो शेर शाह सूरी ने स्टार्ट किया रुपीज़ को। इस तरह से एक रोड बनाते हैं बहुत बड़ा, जीटी रोड, जो पाकिस्तान को इंडिया से जोड़ता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड पंजाब में, तो वो भी शेर शाह सूरी बनवाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि शेर शाह सूरी राज करते हैं, फिर दोबारा हुमायूं एक बार दोबारा आता है और फिर उस शेर शाह को हरा देता है, फिर से दोबारा रिवाइव हो जाती है किसकी, मुग़ल डायनेस्टी की। फिर हुमायूं के मरने के बाद उसके बेटे जलालुद्दीन अकबर बादशाह बनते हैं। जलालुद्दीन अकबर को मुग़ल आज़म कहा जाता है, सबसे बड़े मुग़ल वही थे, जलालुद्दीन अकबर, नाम सुना होगा, जोधा अकबर के नाम से उनकी मूवी है ऋतिक रोशन की, बॉलीवुड। अकबर के मरने के बाद उनके बेटे बादशाह बनते जिनका नाम है जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर जिनका नाम था, सलीम भी कहा करते थे उसको। तो अनारकली से उसको इश्क हो गया था, लेकिन अकबर बादशाह ने उसको अनारकली से शादी नहीं करने दी, दीवारों को चुनवा दिया। क्या सलीम को ही बड़े होकर जहांगीर बनाया गया, सलीम नाम था उसका, सलीम उसका नाम था। और जब बड़ा हुआ ना तो उसने अपना नाम रख दिया जहांगीर। जहांगीर मतलब दुनिया का बादशाह, उसका नाम जहांगीर नहीं था, लक़ब था उसका जहांगीर, नाम उसका सलीम था, ठीक है। तो वो जो जहांगीर बादशाह था, फिर वो शराब का आदी था और वो उतना अच्छा बादशाह नहीं था। उसकी जो वाइफ थी नूरजहाँ बेगम, नूरजहाँ, वो सारी सल्तनत संभाला करती थी। फिर शाहजहाँ, वो उसके मरने के बाद, जहांगीर के मरने के बाद उनके बेटे शाहजहाँ वो बादशाह बने। शाहजहाँ ने क्या किया, ताजमहल तामीर करवाया। कहाँ तामीर करवाया शाहजहाँ ने, आगरा में, इंडिया में, और अपनी वाइफ मुमताज़ महल के लिए। तो शाहजहाँ भी बादशाह थे, उनकी आइकॉनिक सिंबल उनका जो है वो ताजमहल है, जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने नाम सुना होगा ताजमहल का। ताज, उसके बाद आखिरकार शाहजहाँ के मरने के बाद दूसरे बादशाह उसके बाद कौन बने, औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर जो थे वो भी खुदा तर्ज बादशाह थे, वो अच्छे बादशाह निकले और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। औरंगज़ेब आलमगीर के बाद फाइनली लास्ट बादशाह आए जिनका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र वॉज द लास्ट किंग ऑफ मुग़ल डायनेस्टी, और वो आखिरी बादशाह थे, शायर भी थे साथ में वो, ही वॉज ऑल्सो अ पोएट एज वेल, बहादुर शाह ज़फ़र। और 1857 में जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई ना, तो जंग आज़ादी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि फिर वो मुग़ल डायनेस्टी को अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश एम्पायर ने ख़त्म कर दिया, फिर ब्रिटिश राज आ गया। तो 1857 तक चली, सबसे लंबी डायनेस्टी मुग़ल के चली, 1526 से 1857 तक, ठीक है, समझ गए। ये है, थोड़ा याद रखिएगा इसके दिल्ली सल्तनत के बारे में, कितने बादशाह की ख़ानदान आए, कौन कौन से, रिकॉर्ड कर लिया मैंने सारा, घर पे भी सुन लेने जाके। विच इज़ द बर्ड विच मैक्सिमम स्पीड, सबसे फास्ट स्पीड से कौन सा बर्ड मूव करता है, फ्लाई करता है, 200 किलोमीटर पर आवर इज़ अ स्पीड। हाँ, इट इज़ नॉट ईगल, इट इज़ नॉट ईगल, इट इज़ फैल्कन, इट इज़ पेरिग्रीन फैल्कन। तो पेरिग्रीन उकाब है ये, पेरिग्रीन फैल्कन जो है ना वो सबसे हाईएस्ट स्पीड से ट्रैवल करती है, 200 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होती है। फैल्कन और ईगल में फ़र्क है, ईगल शाहीन को कहते हैं, चील ब्लैक टाइप का होता है, और फैल्कन जो है वो ब्लैक नहीं होता, वाइट एंड ब्लैक टाइप की होती है। फैल्कन्स तो नॉर्मली नहीं मिलते, वो समुद्रों में मछलियाँ वगैरह पकड़ते ज़्यादा, और शाहीन तो नॉर्मली, ईगल्स तो नॉर्मली मिल रहे होते हैं आपको। शिकरा इज़ अनदर थिंग, नहीं, शिकरा भी एक होता है बट उसकी स्पीड भी फास्ट होती है शिकरा की, बट वो ये नहीं है। शिकरा भी नॉर्मली आबादियों में मिल जाते हैं आपको, ये तो सिर्फ समुद्रों के आसपास मिलेंगे, पहाड़ों में आपको पेरिग्रीन फैल्कन। विच इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची बैटल फील्ड कौन सी है, मैदान जंग कौन सी है, सबसे ऊंची मैदान जंग है सियाचिन, सुना, सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पर जंग भी हुई थी ना पाकिस्तान इंडिया की, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये इस तरह से एक पोर्शन है सियाचिन ग्लेशियर का, मतलब ये पूरा, ये तो कश्मीर का पूरा एरिया है, जिसमें से ये मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के पास आया, दैट इज़ गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज ये हैं, और ये भी पाकिस्तानियों के पास आया, दिस इज़ आज़ाद कश्मीर, तो ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है, मुस्लिम, ये पाकिस्तानियों के पास है, और ये भी पाकिस्तानियों के पास है। लेकिन ये जो पोर्शन है ये वाला, दिस इज़ द पोर्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नो तो सॉरी, आई थिंक आई वॉज मेकिंग सम मिस्टेक इन द कंप्लीट एरिया। आज़ाद कश्मीर का एरिया थोड़ा ये वाला है, दिस इज़ द एरिया ऑफ आज़ाद कश्मीर, दिस इज़, तो इतना बड़ा तो हो नहीं सकता था। ये वो एरिया है जो किसके पास है भाई, पाकिस्तान के पास, आज़ाद कश्मीर। देन ये जो पूरा एरिया है, दिस इज़ द जम्मू एंड कश्मीर,
जो ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा इंडिया के पास है ये एरिया, जम्मू एंड कश्मीर का। तो श्रीनगर इसका कैपिटल है, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल मुजफ्फराबाद है, ठीक है। और फिर ये एक एरिया लद्दाख जिसको कहते हैं, लद्दाख भी जम्मू कश्मीर के एरिया में आता है। और चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा है, चाइना क्लेम करता है ये हमारा है। और ये एक्साइचिन का एरिया है, एक्साइचिन के एरिया चाइना के अंडर में आते हैं, और ये इंडिया क्लेम करती है कि एक्साइचिन का एरिया जो है वो हमारा है। और अब इनके बीच में ये वाला जो पोर्शन है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसमें किसी का क्लेम नहीं है, जिसमें हर वक्त ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है उसमें सियाचिन, इसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़, इंडियन तीनों फौज हर वक्त मौजूद होती है। ये सियाचिन का एरिया सबसे ऊँचे, ये पहाड़ का पूरा एरिया है। बर्फ़ वगैरह आपने देखा हो ना, कभी दिखाते हैं मेरे नगमे वगैरह में ना, बर्फ़ पे चल रहे फौज वगैरह, तो वो सियाचिन ग्लेशियर का दिखाते हैं कि यहाँ पर सबसे ऊँची ये बैटल फील्ड है दुनिया की, सियाचिन, जहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज और ये डिफेंस करती हैं बॉर्डर की। बैजेस ऑफ कमीशन रैंक्स। अब आर्मी के अंदर जो कमीशन रैंक्स हैं उनके बैजेस आपको पता नहीं चाहिए कौन से बैजेस लगा रहे होते हैं वो। आपको पता है सेकंड लेफ्टिनेंट सबसे पहले होता है, सबसे नीचे सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बैजेस क्या होते हैं, 1 स्टार, उसके यहाँ पर एक तारा लगाना होता है। और अगर 2 स्टार है तो वो लेफ्टिनेंट है, 3 स्टार है तो वो कैप्टन है। अच्छा, मेजर का क्या होता है, हिलाल, मतलब एक चांद बना होता है मेजर के में, बस एक चांद होता है साइड पे। लेफ्टिनेंट कॉलोनियल मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल, इसका एक हिलाल होता है, मतलब चांद के साथ एक तारा होता है। कॉलोनियल मतलब कर्नल जिसको हम लोग बोलते हैं, कर्नल का क्या होता है, चांद होता है और 2 तारे होते हैं। ब्रिगेडियर क्या होता है, चांद होता है और 3 तारे उसके साथ होते हैं ब्रिगेडियर के। क्या ब्रिगेडियर मतलब ये रैंक्स हैं आर्मी के, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब ये सबसे नीचे रैंक होता है। जब आप सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर ब्रिगेडियर। मेजर जनरल जब बनेंगे तो क्रॉस शॉट्स, इस तरह से क्रॉस शॉट्स होते हैं और उसके साथ 1 स्टार होता है। और लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनका क्रॉस शॉट के साथ एक चांद होता है, क्रॉस शॉट लगा होता है, 2 तलवार बने होते हैं और एक चांद होता है। और फिर जनरल क्रॉस शॉट्स होते हैं और एक बैटन स्टार, एक अलग तरह का स्टार होता है, बैटन स्टार इसको कहते हैं, वो लगा होता है, वो जनरल के उसमें लगा होता है। और फील्ड मार्शल तो वैसे कोई होता नहीं है, मैंने बताया अयूब खान वाहिद फील्ड मार्शल थे। फील्ड मार्शल का क्रॉस शॉट, एक बटन स्टार इंक्लोज इन अ फ्लोरल रीथ, और एक फूलों का हार होता है उसके बीच में ये मौजूद होता है। अयूब खान के पास वाहिद था, अयूब खान वाज द ओनली फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान, अदरवाइज जनरल तक जाते हैं। और किसी एक जनरल को हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। जनरल आखिरी रैंक है, जनरल से ऊपर रैंक नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ही बन रहा होता है कोई ना कोई, किसी एक जनरल को सेलेक्ट कर लेते हैं। समझ आएगा। तो ये रैंक्स में आप याद रखेंगे क्या क्या उनके हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, हिलाल, ये सब कुछ, ठीक है।